हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ जी मनीष, बोलिए गुड सर। आफ्टरनून आवाज सर। सुनाई दे रही? यस आवाज सर, सुनाई दे बोलिए। रही मेरी? आ रही है सर। हाँ सर, आ रही ये है। ब्लैक बोर्ड। यस सर, दिख रहा ये है। भी दिख रहा है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलो आज शुरू करें। यस सर। यस सर। तो अब अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिए। जो भी जुड़ते जाए माइक म्यूट करते जाए भाई, ठीक है? तभी हमारी आवाज सुनाई देगी आपको। हेलो। हाँ जी, तो आज हम चैप्टर शुरू करेंगे फ्लो थ्रो पाइप। ठीक है, यहीं से रह गया था, उससे पहले तो सारे कंप्लीट हो गए थे। तो फ्लो थ्रो पाइप शुरू करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि व्हाट इज पाइप। पाइप की डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं पाइप? तो पाइप के जनरली अगर किसी से कहा जाए तो सब उल्टी सीधी डेफिनेशन देते हैं, तो उसको आप एक सेट तरीके से बताएंगे कि पाइप एक क्लोज कंड्यूट है ना। कंड्यूट माने वाहिका है, नलिका जिसको कह सकते हैं, एक बंद नलिका है ना। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकती है और सर्कुलर भी हो सकती है। बट मोस्टली जो पाइप जनरली यूज किए जाते हैं, जो पाइप से मतलब होता है वो सर्कुलर कंड्यूट होता है ना। यानी गोल सर्कुलर वृत्ताकार वाहिका होती है, नलिका होती है। ठीक है भाई। अब फ्लो थ्रो पाइप किसे कहेंगे? फ्लो थ्रो पाइप में और फ्लो थ्रो चैनल में अंतर है। कभी कभी अंतर भी पूछा जाता है। तो फ्लो थ्रो पाइप क्या होता है कि जब किसी पाइप में कोई द्रव, चाहे पानी हो या कोई और द्रव हो, पूरा भरकर और प्रेशर के अंतर्गत यानी दाब के अंतर्गत प्रवाहित होता है, तब इसको फ्लो थ्रो पाइप कहते हैं। और अगर पूरा नहीं भर के प्रवाहित होता है, पाइप कुछ खाली प्रवाहित होता है, यानी उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा, तो इस तरीके के प्रवाह को कहते हैं चैनल प्रवाह। यानी वही पाइप चैनल प्रवाह भी हो सकता है और पाइप फ्लो भी हो सकता है। तो पाइप फ्लो कब होगा? जबकि पूरा द्रव भर के दाब के अंतर्गत प्रवाहित होता है। और चैनल में क्या होता है? वायुमंडलीय दाब पर सिर्फ ग्रेविटी के कारण फ्लो होता है। ठीक है भाई। तो ये चैनल फ्लो और पाइप फ्लो में अंतर है। तो अब इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो पहली चीज है, दैट इज द लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो जब हमने फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो पढ़ाया था आपको, तब उसमें टाइप्स ऑफ फ्लो में आया था एक लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो लैमिनार फ्लो किसे कहेंगे? कि ऐसा प्रवाह जिसमें कि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फिसलते हुए प्रवाहित हो रही हो, यानी एक स्ट्रीम लाइन दूसरी स्ट्रीम लाइन को कभी काटे नहीं। अगर एक का डायरेक्शन बदलता है तो दूसरे का भी बदल जाएगा। तो इस प्रकार के प्रवाह को हम कहते हैं लैमिनार फ्लो। और जब स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को काटने लगे, यानी इस तरीके से जब कोई प्रवाह होता है, तो वो कहलाता है टर्बुलेंट फ्लो। और हमने ये भी बताया था कि टर्बुलेंट फ्लो के लिए हाई वेलोसिटी एंड लो विस्कोसिटी, और लैमिनार फ्लो के लिए हाई विस्कोसिटी एंड लो वेलोसिटी। तो यानी वेलोसिटी एक मेन फैक्टर होता है। अगर एक ही द्रव के लिए हमें लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो देखना है, तो विस्कोसिटी तो उसकी कांस्टेंट होगी। तो अब इसमें फैक्टर जो बचता है सिर्फ वेलोसिटी बचता है। तो देखो, इसके लिए क्या किया कि रेनॉल्ड ने अपने दो एक्सपेरिमेंट किए। वन एक्सपेरिमेंट, तो अब यही आता भी है कि रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट के द्वारा लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो समझाई। तो देखो, रेनॉल्ड ने अपने दो एक्सपेरिमेंट किए। पहला इज द एनर्जी लॉस एक्सपेरिमेंट, यानी एनर्जी लॉस, ऊर्जा हानि। तो ऊर्जा हानि पाइप प्रवाह में क्या कहा हमने कि दाब के अंतर्गत प्रवाहित होता है कोई द्रव, तो ऊर्जा हानि किसमें होगी? दाब ऊर्जा में। मोस्टली दाब ऊर्जा में हानि होती है। तो इन्होंने क्या किया कि एक पाइपलाइन में द्रव प्रवाहित किया। ये रेनॉल्ड ने एक्सपेरिमेंट किया कि मान लो क्रॉस सेक्शन 1 से क्रॉस सेक्शन 2 तक द्रव को प्रवाहित किया। तो इस प्रवाह में दो कारण से लॉस होगा, एनर्जी लॉस। किसके कारण? एक तो द्रव की अपनी विस्कोसिटी के कारण, जिसमें कि उनके पार्टिकल, जो द्रव के खुद के पार्टिकल हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन होगा। और एक द्रव के पार्टिकल और जो पाइप की सरफेस है उसके पार्टिकल के बीच में
फ्रिक्शन होता है, तो इसके कारण एनर्जी लॉस होती है। एनर्जी लॉस किससे में, यानी प्रेशर ड्रॉप होता है, और उस प्रेशर ड्रॉप को हम किससे मेजर करते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो उन्होंने एक सडन लंबाई का एल लेंथ का कोई पाइप लिया और उसमें एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन तक प्रवाहित किया। अब इस प्रवाह की वेलोसिटी कैसे हम निकाल सकते हैं कि इसका हम डिस्चार्ज निकालते हैं, किसी मेजरिंग टैंक में डिस्चार्ज निकालेंगे, यानी Q इक्वल टू V अपॉन टी से, ये भी सब पहले पढ़ चुके, वॉल्यूम अपॉन टाइम से, ठीक है। तो इसके द्वारा पाइप का डाया पता होगा तो इससे एरिया निकलेगा, एरिया निकल आएगा तो एवरेज वेलोसिटी Q अपॉन A से निकल आएगी, ठीक है। तो अब देखो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, देखो पाइप का डाया तो फिक्स है, बदल नहीं रहा, इसकी विस्कोसिटी भी फिक्स है, ये भी नहीं बदल रही। तो अब क्या हो रहा है कि जो प्रेशर ड्रॉप होता है, तो हम यहां से डिस्चार्ज वेरी करके, जैसे जैसे डिस्चार्ज भी बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी का मान भी बढ़ेगा, अगर डिस्चार्ज यहां पर बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो अब क्या वेरिएबल रह गया, सिर्फ एवरेज वेलोसिटी वेरिएबल रह गई। तो इस एवरेज वेलोसिटी के लिए ही रेनॉल्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और उसके लिए क्रिटिकल वेलोसिटी ज्ञात की, क्रांतिक वेग। तो क्रांतिक वेग निकालने के लिए रेनॉल्ड ने अपने दो एक्सपेरिमेंट किए, वन इज द एनर्जी लॉस एक्सपेरिमेंट और दूसरा है कलर फिलामेंट एक्सपेरिमेंट, यानी रंगीन तंतु एक्सपेरिमेंट। दोनों के इसीलिए एक साथ चित्र बनाए हुए समझने के लिए, ये उन्होंने दिखाया कि वाकई में ऐसा होता है। तो देखो अब क्या वेरिएबल लेगी, वेलोसिटी। तो अब इन्होंने क्या किया कि मान लो पहले एक वेलोसिटी निकाली, उस वेलोसिटी पर इस डिफरेंशियल मैनोमीटर से इस एक्स का मान निकाला और उसके द्वारा इस और इसके बीच प्रेशर ड्रॉप, यानी P1 अपॉन स्मॉल w माइनस P2 अपॉन स्मॉल w, यही तो होता है प्रेशर ड्रॉप। तो दैट इज इक्वल टू HF, यानी लॉस इन एनर्जी, इसको HF से, यानी हेड लॉस इसको कहते हैं। तो हेड लॉस निकाल लिया इससे, डिफरेंशियल मैनोमीटर, ये प्रेशर मेजरमेंट में पढ़ा ही है, ऐसे निकाल रहे हैं। और उस HF से फिर इन्होंने क्या निकाला कि एल लेंथ में अगर HF इतना है तो यूनिट लंबाई में इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I, दैट इज I इक्वल टू HF अपॉन L। तो अब इन्होंने क्या किया, इस डिस्चार्ज को वेरी करके विभिन्न V के मान निकाले और विभिन्न V के मान निकाले, उसी के साथ साथ HF के मान निकाले। तो उस HF के मान से I का मान निकलेगा। तो इन्होंने फिर क्या किया, I और V के बीच एक ग्राफ खींचा, यानी ये एनर्जी लॉस का ग्राफ। तो क्या होगा कि पहले O से C तक एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है मतलब V I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी I बराबर KV। ये यहां से O से C तक क्या मान निकाल रहा है, I बराबर KV, यानी फ्लो लैमिनर है, यानी जैसे जैसे V का मान बढ़ रहा है उसी हिसाब से I का मान बढ़ रहा है, यानी एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फिसलते हुए चल रही है, कोई स्ट्रीम लाइन किसी को काट नहीं रही। तो यहां तक होता है O से C तक होगा लैमिनर फ्लो। तो यानी तीन निष्कर्ष निकाले इन्होंने। अब ऐसे ही आप लोग ऐसे ही इसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, अब आप ऐसे ही लिख लेना कि इस तरीके से एक उन्होंने इक्विपमेंट बनाया और इसके इस तरीके से वहां से डिस्चार्ज वेरी करके बार बार डिस्चार्ज बढ़ा के V का मान निकाला, और जब V का मान निकाल रहे उसी समय इस X का मान नोट करेंगे और HF निकालेंगे, यानी प्रेशर डिफरेंस। तो HF से क्या निकलेगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I। तो विभिन्न V और I के मान निकाल के उन्होंने एक ग्राफ खींचा और ग्राफ खींचने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि जब स्ट्रेट लाइन होती है यानी O से C तक I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फिसलती है और कोई स्ट्रीम लाइन किसी को काट नहीं रही, कंप्लीटली लैमिनर फ्लो होगा। C से बदलना शुरू हो जाएगा। अब यहां से ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन कैसे होता है कि लैमिनर से टर्बुलेंट में बदलना शुरू होता है। तो जिस पॉइंट पर फ्लो लैमिनर से टर्बुलेंट में बदलना शुरू हो उसको कहते हैं लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी, इसी को कहते हैं क्रांतिक वेग। यानी दो क्रांतिक वेग उन्होंने निकाले, एक निम्न क्रांतिक वेग और एक उच्च क्रांतिक वेग। तो पहला निम्न क्रांतिक वेग जहां से ट्रांजिशन शुरू होता है, और जब ट्रांजिशन खत्म हो जाए यानी कंप्लीट टर्बुलेंट में बदल जाए, उस समय जो वेलोसिटी होगी जो मेजर की जाएगी, जो वेलोसिटी, अब वेलोसिटी कैसे मेजर करते हैं, वही डिस्चार्ज बढ़ा बढ़ा के, जैसे जैसे डिस्चार्ज बढ़ाते जैसी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी इसका बदलता जाएगा लैमिनर से टर्बुलेंट में। तो जहां पर कंप्लीट बदल जाए टर्बुलेंट में, दैट इज कॉल्ड द अपर क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी और अपर क्रिटिकल वेलोसिटी, और C से D तक ट्रांजिशन
और डी पर अपर क्रिटिकल कंप्लीट, डी के आगे कंप्लीट टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट, एनर्जी लॉस एक्सपेरिमेंट। अब इसी को दिखाने के लिए इन्होंने ये देखा कि जैसे जैसे हम यहां पर एक, हेलो, हाँ सौरभ गुप्ता, माइक ऑन करें जरा। सौरभ गुप्ता, सर सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ। थोड़ा कम दिख रहा है, थोड़ा सर ग्राफ है, ग्राफ सर ग्राफ थोड़ा क्या कम दिख दिख रहा है रहा है सर? ग्राफ। ग्राफ दिख नहीं रहा? नहीं दिख रहा? क्लियर नहीं दिख रहा है सर। चलो इसको देखो हम थोड़ा सा बड़ा बना के बताते हैं। ग्राफ किसके किसके, देखो ये अब तो दिखाई देगा, ये v जो निकालते हैं, ठीक है भाई, और यहां पर I यानी I वही HF/L से। तो जब ये 0 से स्टार्ट होगा, जब स्ट्रेट लाइन आएगी ये OC, सपोज OC स्ट्रेट लाइन, तो ये कहलाती है लैमिनर फ्लो। और यहां पर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी I बराबर KV। अब दिख रहा है सौरभ? अब दिख रहा है ना? फिर यहां से थोड़ा सा बदलना शुरू होता है, यानी इस C और D पॉइंट, इतने के बीच में होता है ट्रांजिशन। यहां पर ये हो रहा है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन से मतलब क्या है कि लैमिनर से टर्बुलेंट में बदलना शुरू हो रहा है। तो यहां पर जो ये वेलोसिटी कहलाएगी C पर, दिट इज कॉल्ड द लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी। और जब यहां से कंप्लीट बदल जाएगा, फिर इसके आगे कोई निश्चित नहीं होगा, यहां से आपका आएगा दिस इज कॉल्ड द अपर क्रिटिकल वेलोसिटी डी पर। ठीक है, और इसके आगे कंप्लीट टर्बुलेंट में बदल जाएगा, सारी स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को काटने लगेगी। अब तो सही समझ में आ गया? ठीक है, तो अब दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, कलर बैंड एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया कि ये जैसे पाइपलाइन एक किसी टंकी से आ रहा था, तो यहां भी एक पाइपलाइन में फ्लो कराया इन्होंने, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में यहां पर एक डिस्चार्ज वाल्व लगाया, और इसके बाद एक कलर टंकी और रख दी, और इसमें भी एक बॉल्व लगाया। इस बॉल्व को कांस्टेंट कर दिया कि ये फ्लो कांस्टेंट होने दें। यहां से डिस्चार्ज बदलेंगे, जैसे जैसे डिस्चार्ज बदलेंगे वेलोसिटी बदलेगी। तो जब वेलोसिटी लो होगी, उस समय ये रंगीन पट्टी जो है फिलामेंट क्लियर दिखाई देगा, और फिर कुछ देर बाद ट्रांजिशन शुरू हो जाएगा, जैसे ग्राफ में था कि लैमिनर से टर्बुलेंट में बदलना शुरू होगा। उस समय ये पट्टी लहर लेना शुरू कर देगी। फिर जब और वेलोसिटी बढ़ाई जाएगी, तो क्या होगा, स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को काटेंगी, तो ये पट्टी सारी गायब हो जाएगी, कहीं भी आप इधर उधर मिल जाएगी, बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देगी। तो उस समय जो वैल्यू होगी v की, वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, वो जो, तो वही अपर क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। तो यहां पर जैसे कहा था ना, अब लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी जब शुरू हुआ लैमिनर से टर्बुलेंट, और जब फाइनली टर्बुलेंट में बदल गया, तो जो उस समय जो मैक्सिमम वेलोसिटी थी, दैट इज कॉल्ड द अपर क्रिटिकल वेलोसिटी। और इन दोनों एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने अपना एक इकाई रहित फार्मूला बनाया, Rm इक्वल टू रो वी डी अपॉन म्यू। ठीक है, रो वी डी अपॉन म्यू। तो देखो, रो इज द डेंसिटी, म्यू इज द विस्कोसिटी, है ना, और v इज द वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो फ्लो की, और d इज द डाया ऑफ द पाइप। तो देखो, रो कांस्टेंट है क्योंकि एक ही पानी में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, पानी प्रवाहित हो रहा है, तो रो तो कांस्टेंट है। डाया भी कांस्टेंट है, एक ही डाया का पाइपलाइन है जिसमें कि फ्लो हो रहा है। और म्यू, उस पानी की जो भी लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी विस्कोसिटी भी कांस्टेंट है। तो सिर्फ वेरिएबल क्या है, v। तो वही v वेरिएबल करके, यानी इन्होंने क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए ही एक्सपेरिमेंट किए। और उस देखो, अब यहां पर इन्होंने क्या किया, जैसे यहां से v का मान निकाला, सपोज इस वाले कलर एक्सपेरिमेंट से, तो अगर v का मान इसमें वैल्यू, ये सारी कांस्टेंट पहले रख दी, और जब हम v का मान निकालते जाते हैं और इस फार्मूले में रखते जाएंगे, तो जब Rn बराबर होगा 2000, यानी 2000 तक होगा, यानी 0 से 2000 तक होगा, तब ये कंप्लीट लैमिनर फ्लो होगा। उस समय तक ये जो रंगीन पट्टी है वो क्लियर दिखाई देगी, है ना। यानी उन्होंने विजुअली भी दिखाया, ऐसा नहीं कि केवल एक्सपेरिमेंट किया, ग्राफ खींच के बताया,
कलर बैंड एक्सपेरिमेंट इसीलिए किया कि ये पट्टी भी क्लियर देखिए, जो उस वेलोसिटी का मान यहां पर रखेंगे और जब तक Rn का मान 2000 तक आता है ये पट्टी क्लियर दिखती है, और जिस समय Rn का मान 2000 से 4000 के बीच में होता है, 4000 के बीच में, ठीक है, 4000 से कम और 2000 से ज्यादा, उस समय पट्टी लहर लेती रहती है, पहले कम लेगी, फिर ज्यादा लेगी, फिर और लेगी, फिर और ज्यादा लहर लेगी, और जैसे 4000 पहुंचेगी या 4000 से ऊपर हो जाएगी तो ये पट्टी बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, यानी कंप्लीटली, तो ये कहलाएगा ट्रांजिशन यानी मिक्स फ्लो, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन और मिक्स फ्लो, पार्शली लैमिनर एंड पार्शली टर्बुलेंट। और जब Rn इक्वल टू 4000, जब 4000 और इससे ऊपर हो गया तो ये कंप्लीटली टर्बुलेंट फ्लो होगा, ठीक है। तो ये रेनॉल्ड नंबर है। तो कभी कभी केवल इतना ही पूछा जाता है कि रेनॉल्ड नंबर क्या है और इसके द्वारा लैमिनर टर्बुलेंट फ्लो को समझाइए, तो तब आप ये लिखेंगे कि रेनॉल्ड ने अपने 2 एक्सपेरिमेंट किए, एक इज एनर्जी लॉस एक्सपेरिमेंट और वन इज द कलर बैंड एक्सपेरिमेंट, और इसके आधार पर उन्होंने एक इकाई रहित फार्मूला दिया जो कि निम्न प्रकार है, Rn इक्वल टू रो वी डी अपॉन, और यहां पर ये सब लिख देना, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डी इज द डाया ऑफ पाइप और म्यू इज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। और ये क्या चीज है, v इज द एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि हाइड्रोलिक्स में हमेशा हम एवरेज वेलोसिटी लेते हैं, तो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। ओके, ठीक है भाई। हाँ भाई राहुल, यस सर। राहुल चौधरी, समझ में आ रही बात? हाँ सर। ठीक है, तो ये इन्होंने फार्मूला दिया, तो अब देखो इस फार्मूले में क्या हुआ कि डी कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, वेरिएबल क्या होती है, केवल वेलोसिटी, तो वेरिएबल हम किससे करते हैं, इसे डिस्चार्ज वाल्व से क्या बढ़ा के, डिस्चार्ज बढ़ा के, और बी का मान बढ़ाते जाते हैं, और जब बी का मान इसमें रखेंगे तो जब तक इस Rn का मान 2000 तक आता है फ्लो लैमिनर होगा, जब 2000 से 4000 के बीच होगा तो मिक्स फ्लो होगा, यानी ट्रांजिशन हो रहा होगा, लैमिनर से टर्बुलेंट में बदल रहा होगा, और जब 4000 हो जाता है और ये इससे ऊपर निकल जाता है तो क्या होता है, कंप्लीट टर्बुलेंट फ्लो हो जाए, ठीक है। तो अब लैमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो बाय रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट आप क्लियर समझा सकते हैं ना, ये बड़ा क्वेश्चन आएगा ऐसे समझाने के लिए, तो ऐसे शॉर्ट में इसको बना के और आप लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखो जब पाइप में कोई प्रवाह होता है, जब भी पाइप में फ्लो होता है, तो देखो हमने बोला कि 2 तरीके से लॉस होता है, वन इज द लिक्विड के अपने पार्टिकल के कारण फ्रिक्शन, और एक लिक्विड के अपने पार्टिकल और सरफेस के जो पार्टिकल है पाइप के उनके कारण जो होता है घर्षण। तो देखो मान लो कोई पाइप है, अब पाइप में मान लो कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है, मान लो इस क्रॉस सेक्शन से यहां तक प्रवाहित हो रहा है, चलो सपोज ये इसकी सेंटर लाइन है, तो अब देखो भाई कि क्या होगा, जो सेंटर में होगा यहां पर फ्रिक्शन कम होगा क्योंकि केवल पार्टिकल के कारण होगा, इन पार्टिकल के नहीं होगा। जैसे जैसे किनारे की ओर जाते जाएंगे तो फ्लो, तो इसका जो कर्व आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, क्यों भाई, मैक्सिमम वेलोसिटी यहां होगी तो धीरे धीरे कम होती जाती है, ऐसे ऊपर भी धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो इसको हम कहते हैं, अब इसके हमें निकालना है कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लेयर्स में वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालें, कि मान लो कितनी इतनी दूरी पर है सेंटर से लेयर, उसकी वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, तो ये कहलाता है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और इस वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हैगन पॉइजली एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना एक फार्मूला दिया है, ठीक है, कि जैसे जैसे अब ये एक पाइप है, अगर इसका साइड व्यू देखोगे तो कैसे दिखाई देगा, ऐसे, है ना, ये पाइपलाइन, ये इसका केंद्र है, और मान लो इसकी ये त्रिज्या है R, तो अगर हमें सपोज यहां पर कोई लेयर लें, सपोज यहां पर एक लेयर लें, कहां से, मान लो सेंटर से y दूरी पर, अगर हमें y दूरी पर किसी लेयर की वेलोसिटी निकालना है, ऐसे हर लेयर की निकालना है, तो सेंटर पर मैक्सिमम होगी
जैसे इस तरफ को जाएंगे तो कम होती जाएगी, इधर भी आएंगे तो कम होती जाएगी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हेगन पॉइजली ने अपना एक फार्मूला दिया, कैसे कि किसी भी लेयर की वेलोसिटी v इक्वल टू, इन्होंने निकाला रो जी एच, ठीक है भाई, रो जी एच अपॉन 4 म्यू एल। मान लो ये पाइपलाइन है, यहां से एल प्रवाह 1 से मान लो 2 तक हो रहा है, यानी एल लेंथ तक प्रवाह हुआ, और उस एल लेंथ तक प्रवाह हुआ। तो अगर हमें लेयर्स की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो उन्होंने ये फार्मूला दिया, और आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब देखो यहां पर सारी चीजें ऐसे समझाना होगा कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा वेग कैसे निकालते हैं। तो जहां पर क्या होगा कि रो तो आप जानते हैं क्या है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, और जी सभी लोग जानते हैं क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और एच इज द एच। अब हाँ देखो एच क्या चीज यहां पर आती है, एच इज द 1 और 2 के बीच प्रेशर डिफरेंस। ये देखो मैनोमीटर में पढ़ाते थे, ये माइनस P2 अपॉन स्मॉल डब्ल्यू यानी रो जी, ठीक है ना, ये एच हो गया। सर ये जी क्या है? जी जी तुम लोग जी नहीं जानते, स्मॉल जी कभी साइंस में नहीं पढ़ा है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, फ्लो हो रहा है ढाल पे, किसी पाइप में फ्लो हो रहा है तो ग्रेविटी के कारण फ्लो हो रहा है, तो जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं जानते कोई? क्यों भाई, पता है ना, गुरुत्वीय त्वरण। और एच इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 1 and 2, और म्यू इज द विस्कोसिटी, श्यानता। श्यानता से मतलब होता है काइनेटिक विस्कोसिटी, गतिज श्यानता, ठीक है भाई, जिसकी इकाई क्या होती है। अब ये सब हम पहले प्रॉपर्टी में पढ़ा चुके हैं, खुद ही समझ लेना क्या होती है, ठीक है। और एल लेंथ ऑफ फ्लो, यानी प्रवाह की लंबाई, यानी 1 से 2 के बीच में फ्लो हुआ तो वो जो उसकी लेंथ है। तो दिस इज कॉल्ड द हेगन पॉइजली रूल। हेगन किसी भी यानी सेंटर से किसी दूरी पर किसी लेयर की वेलोसिटी इस फार्मूले से निकालते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात कि अगर हमने 0 से यानी सेंटर से y दूरी पर कोई और बढ़ा दे, इस दूरी पर लेना और बढ़ा दे इस दूरी पर, तो देखो उतना ही माइनस होता जाएगा। तो जितनी दूरी बढ़ती जाएगी वेलोसिटी कम होती जाएगी ना। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, जो कि सेंटर पे होगी, जो कि y हट जाएगा, सिर्फ रो जी एच अपॉन 4 म्यू एल इंटू आर स्क्वायर, मैक्सिमम वेलोसिटी ये होगी, है ना। और मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी कि जो r और 0 हो जाए ऊपर जाके सबसे ऊपर, ठीक। तो ये उन्होंने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक नियम दिया, और दिस इज कॉल्ड द हेगन पॉइजली रूल, है ना। यानी इस फार्मूले के द्वारा आप इसी तरीके से नीचे के लेयर में सेंटर से वो डिस्टेंस पता हो, दैट इज द y, जो भी डिस्टेंस होती जाएगी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी कम होती जाएगी, और सेंटर पे आके मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, रो जी एच अपॉन 4 म्यू एल इंटू आर स्क्वायर, मैक्सिमम जो होगी, है ना। तो ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, ठीक है भाई। अब आते हैं इनमें कुछ जो है इनके डेफिनेशन है, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है भाई, और उनको सबको पढ़ना जरूरी है। पहली डेफिनेशन इसमें आती है वेटेड पेरीमीटर। भैया माइक बंद कर लीजिए सभी लोग, आप लोगों के घरों की आवाजें आ रही हैं। वेटेड पेरीमीटर यानी भीगी परिमाप। जब कुछ पूछना है या कुछ समझना है, नहीं समझ आ रहा, तब आप माइक ऑन करके पूछ ले, बाकी सारे लोग माइक बंद रखें। देखो सब डेफिनेशन आती है पहली कि वेटेड पेरीमीटर, भीगी परिमाप क्या है। तो भीगी परिमाप किसे कहते हैं कि जब कोई द्रव किसी पाइप में या चैनल में फ्लो कर रहा है, तो जितना सरफेस एरिया को वो गीला करता है, यानी वेट करता हुआ चलता है, गीला करता हुआ फ्लो कर रहा है, उसको कहते हैं वेटेड पेरीमीटर। तो देखो पाइप फ्लो की डेफिनेशन क्या है, पाइप फ्लो की डेफिनेशन ये है कि पाइप जब पूरा भर के प्रवाहित हो रहा है, तो मान लो पाइप का क्रॉस सेक्शन है ये, और इसका मान लो डाया पाइप का है डी, यानी डाया पाइप मान लो है डी, डाया का कोई पाइप है और इसमें फ्लो हो रहा है, तो
ये फ्लो कब कहलाएगा? जब पूरा भर के प्रवाहित होगा। जब पूरा भर के प्रवाहित होगा तो पाइप फ्लो के लिए जो बेसिक पेरीमीटर होगी वो कितनी होगी? अरे इसके पूरी पेरीफेरी को गीला करेगा, कितनी हो जाएगी? पाई डी होगी ना। यानी पाइप फ्लो के केस में वेटेड पेरीमीटर P इक्वल टू पाई इंटू डी, अगर डी डाया है। और देखो अगर ये चैनल प्रवाह हो जाए, सपोज ये सर्कुलर पाइप है लेकिन पूरा भर के नहीं प्रवाहित हो रहा, इतना प्रवाहित हो रहा, और यहां पर वायुमंडलीय दाब है, तो इस केस में अब वेटेड पेरीमीटर कितना हो जाएगी? जो इतना पेरीफेरी है। अब ये कैसे निकालते हैं? ये देखो सभी ने पढ़ा होगा मैथ में, दिस इज कॉल्ड द, ये रेडियस और ये मान लो एंगल है थीटा, तो चाप ये कहलाता है। तो चाप बटे त्रिज्या बराबर थीटा होता है, ये सबने पढ़ा होगा क्यों भाई? कि ये जो मान लो ये ए और बी है, तो ये ए बी जो चाप है ये कैसे निकलता है कि भाई आर इंटू थीटा। तो यहां पर जो वेटेड पेरीमीटर हो जाएगी आर इंटू थीटा, रेडियस इंटू एंगल। कि भाई अगर ये चैनल प्रवाह है, पाइप फ्लो है तो पाई डी होगी पूरी पेरीफेरी, और चैनल प्रवाह हो गया तो इतना जो चाप निकालते हैं। तो ये सबने पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा, चाप बटे त्रिज्या बराबर एंगल। तो चाप बराबर एंगल इंटू त्रिज्या। तो वेटेड पेरीमीटर क्या होगी? इतना ही तो गीला कर रहा है, ये सरफेस तो गीला हो नहीं रहा, यही सरफेस गीला हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द वेटेड पेरीमीटर। ठीक है भाई? यानी जब प्रवाह के अंतर्गत द्रव जितने सतह को, जितने सरफेस एरिया को गीला करते हुए प्रवाहित हो रहा है, उसी को कहते हैं वेटेड पेरीमीटर। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हिंदी में कहते हैं द्रवीय मध्यमान गहराई। ठीक है, द्रवीय मध्यमान गहराई, और यहां पर इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ये इसमें और चैनल प्रवाह में दोनों में इस एम का बहुत उपयोग होगा, पी का बहुत उपयोग होगा और आई का बहुत उपयोग होगा। अभी तीसरी डेफिनेशन एक और आ रही, आई। तो एम क्या होता है? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होती है? दिस इज द रेशियो ऑफ एरिया एंड वेटेड पेरीमीटर, है ना। यानी इसको हम कहते हैं एरिया और वेटेड पेरीमीटर के अनुपात को द्रवीय मध्यमान गहराई कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द वेटेड पेरीमीटर। क्या होगी? देखो पाइप का अगर डाया डी है तो एरिया क्या होगा पाइप का? क्यों भाई? पाइप का एरिया क्या होता है? पाई बाई 4 सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और इसका वेटेड पेरीमीटर क्या होगा? पाई इंटू डी। तो इसका मतलब क्या हुआ? एम बराबर डी बाई 4। क्यों? यही तो आएगी। तो पाइप प्रवाह के अंतर्गत, और अगर चैनल है तो उसके लिए आयताकार के लिए अलग हो जाएगा, समलंबाकार के लिए अलग होगी। ठीक है भाई? और सर्कुलर के लिए भी अगर जितना पोर्शन गीला कर रहा है उसके हिसाब से अलग होगी। तो पाइप प्रवाह के लिए वेटेड जो मीन डेप्थ हाइट है वो डाया की 1/4 होती है। ठीक है भाई? समझ आ गया भाई? राहुल गुप्ता, सौरभ गुप्ता छोड़ के चले गए क्या भाई? क्लास छोड़ के? नहीं सर, है ना? आ गया। हाँ, आ गया सर। आ गए। मतलब पढ़ रहे हो कि बस केवल ऑन करके घूम रहे? क्यों भाई? सर पढ़ रहा हूं सर। और बहुत कम लोग जुड़े हुए भाई। आदित्य कहाँ गया? नहीं जुड़ा? आदित्य नहीं है सर। कोई नहीं है तुम्हारी इतनी 68 की क्लास में, 68 की क्लास में केवल 8 लड़के जुड़े हुए हैं कि भाई। और हर लड़के के हमारे इसमें अटेंडेंस आएगी मिनट के हिसाब से, उसमें क्लियर लिखा हुआ कितने मिनट आपने क्लास की। तो ये दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई भाई। एक वन इज द वेटेड पेरीमीटर, वन इज द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। अब तीसरी डेफिनेशन और आती है, इसको कहते हैं द्रवीय ढाल, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, द्रवीय ढाल, जो अभी रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट में इसका जिक्र आया था। आई इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल आई इक्वल टू HF अपॉन L, यानी हेड लॉस
यूनिट लेंथ, हेड लॉस इन यूनिट लेंथ। इकाई लंबाई में शीर्ष हानि को द्रवीय ढाल कहते हैं। ठीक है भाई, कि जितनी जितनी शीर्ष हानि एनर्जी लॉस जितना होता जाएगा उसी हिसाब से हमें फिर पाइप का ढाल यानी उसको प्रवणता देनी पड़ती है कि इसीलिए पाइप हमेशा एक लेवल पर नहीं बिछाया जाता जब फ्लो कराना होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी थोड़ा थोड़ा सा उसमें स्लोप देते जाते हैं जिससे कि फ्लो आसानी से हो, है ना, जो एनर्जी लॉस है वो रिकवर होते जाए, फ्लो होता जाए आराम से। तो इसी के साथ में कैलकुलेशन करके कि कितनी लंबाई में हमें इतने लंबाई तक फ्लो कराना है तो हेड लॉस इतना होगा, अगर इतना हेड लॉस होगा तो हमें इतने एंगल पर उसको स्लोप देना होगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, यानी यूनिट लेंथ में हेड लॉस, यानी हेड लॉस इन यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है भाई, अब इन सारी डेफिनेशन में अब इसके आगे इस चैप्टर में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है, सबसे पहले तो यही रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट थी और लैमिनार टर्बुलेंट फ्लो को समझाना। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आएंगे टाइप्स ऑफ हेड लॉसेस, वेरियस टाइप्स ऑफ हेड लॉसेस, यानी अब जो पाइप में जब हम प्रवाह करवाते हैं तो उस प्रवाह के अंतर्गत बहुत चीजों के कारण हेड लॉस होता है। तो सबसे पहले जो लंबे पाइपलाइन के लिए जो हेड लॉस होती है लंबाई में तो केवल फ्रिक्शन के कारण होती है। ठीक है भाई, फिर और जब पाइपलाइन में बिछाते हैं तो बहुत सारे रीजन आते हैं कि जैसे कभी हमने डाया में बदल दिया, बड़े पाइप से छोटे पाइप में प्रवाह किया, छोटे पाइप से बड़े पाइप में प्रवाह किया, कभी उसका डायरेक्शन बदल दिया, चेंज इन डायरेक्शन, है ना, और कभी इसमें कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो इन एग्जिट के कारण, इनलेट के कारण, तो इस तरीके से बहुत सारे हेड लॉसेज है। तो अब हमें इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है कि जो वेरियस टाइप ऑफ हेड लॉसेज है उनका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन उनके फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको कि हमेशा याद रखना है कि किन किन कारणों से हेड लॉस होती है। और फिर उसके बाद टोटल एनर्जी लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, और फिर लास्ट आता वाटर हैमर फिनोमिना। और वाटर हैमर फिनोमिना बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, हर एक साल छोड़ के एक साल जरूर आता है। ठीक है भाई, तो आप तैयारी तो अपनी पूरी ऐसे ही रखेंगे और ये इंपॉर्टेंट चीजें भी है जनरली, आगे कहीं भी जाओगे कुछ सीखने के लिए। तो ये अब हम नेक्स्ट टर्न पे आपको बताएंगे। और आप लोग जुड़ नहीं रहे भाई, बहुत कम लोग जुड़े हुए, यहाँ तो क्लास में आते ही नहीं थे, अब ऑनलाइन घर से भी नहीं आप जुड़ पा रहे हैं। क्यों भाई? सौरभ गुप्ता, क्या वो मतलब हमने लिंक तो भेजा हुआ है ना ग्रुप में? यस सर। हाँ, तो फिर जुड़ क्यों नहीं रहे लड़के? भाई जोड़ो, कुछ तो सीखो। हम एक एक ही पीरियड लेंगे, 2 ही दिन लेंगे। हमने शायद शेड्यूल भी भेजा होगा आपको, उससे दिख जाता है शेड्यूल। केवल हमने ट्यूसडे एंड थर्सडे रखा है, ट्यूसडे एंड थर्सडे रखा है 1:30 बजे से एवरी वीक। ठीक है भाई? यस सर। ठीक है सर। अभी देखो अभी एग्जाम का कुछ पता नहीं है, अगर नहीं होता है तो हम हर ट्यूसडे और थर्सडे को आपको 1:30 बजे से लेंगे। आप अपने और कोई भी डाउट है तो वो भी लेके आके पूछ सकते हैं। ठीक है भाई? ओके सर। ठीक है सर। हाँ, लेकिन आप लेके बैठे और टाइम से जुड़े, क्योंकि इसमें टाइम बाउंड है, उतने में सेशन खत्म हो जाता है। अभी हमने जो उसमें शेड्यूल डाल रखा है। ठीक है भाई? चलो, तो अब नेक्स्ट टाइम तो सभी से बोलो आपस में कि जुड़े और ज्यादा क्लास में आए। ओके, ठीक है, ओके सर। थैंक यू सर।